हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास और स्टाइल बाइंडिंग के बारे में। इसमें हम वी बाइंड को यूज़ करेंगे क्लास के साथ और स्टाइल के साथ। वी बाइंड स्टाइल और क्लास एट्रीब्यूट के लिए बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम अब वीडियो में कवर अप करेंगे। उसके अलावा रिएक्टिविटी फंडामेंटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, बट अब की हम ब्लॉग के थ्रू यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। उसके अलावा हम रिएक्टिव स्टेट के बारे में जानेंगे और दिस कीवर्ड के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। इसमें एरो फंक्शन रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एरो फंक्शन क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम मेथड्स के अंदर। और इसके अलावा डीप रिएक्टिविटी के बारे में हम समझेंगे। एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्टिव प्रॉक्सी वर्सेस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग्स। सी, यहाँ पर आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, क्विक स्टार्ट पे क्लिक करना। और इस कमांड की हेल्प से, जैसे कि पहले हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे थे, सेम हमें प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट को सेटअप करके रखा हुआ है। इसमें से सारी अननेसेसरी फाइल्स हमने उड़ा दी है। सिर्फ एसआरसी है, इसके अंदर कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर है, ऐप डॉट व्यू है और मेन डॉट जेएस है। और इसके अलावा जितनी भी बेसिक फाइल्स हैं इसकी, वो सारी हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे क्या, बेसिकली npm run dev लिख कर इसको चला लेते हैं। देखो, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने 3 कंपोनेंट्स रखे हैं पहले से, आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने कंपोनेंट्स में एक अकॉर्डियन बनाकर रखा है, इसका सिर्फ यूआई बनाया है। काउंटर बनाकर रखा है, मॉडल बनाकर रखा है। तो काउंटर देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, यहाँ पे एक बेसिक सा काउंटर है जो हमने पहले ही बनाया है। एक डिव के अंदर बटन लिया हुआ है इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए। इसके अलावा H2 लिया हुआ है जिसके अंदर हम काउंट को दिखा रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा स्टेट है इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और 2 मेथड्स हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, बस। इसके नीचे इसकी स्टाइलिंग दी हुई है और कोई कोड नहीं लिखा है हमने यहाँ पे। इसको यहाँ पे ऐप डॉट व्यू में किया क्या है, इंपोर्ट कर लिया है हमने, कंपोनेंट्स में रजिस्टर कर लिया है और यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर हम अपने यूआरएल को ओपन करेंगे तो देखो, ये एक बेसिक सा काउंटर हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे कंसोल को ओपन करके ही काम करेंगे। इसका रीज़न बस इतना ही है कि यूआई के जितने भी एरर्स हैं हमें कंसोल पे दिख जाएं। सो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग्स पे। हम सारी चीज़ें आपको इसी डॉक्यूमेंटेशन के इस पेज से पढ़ाएंगे। देखो, मैं मोटा मोटा इस पैराग्राफ का मतलब समझा देता हूँ, इसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको रीड करना। सिंपली ये पैराग्राफ बस इतना कह रहा है कि हमें डॉम मैनिपुलेशन में क्लासेस और स्टाइल को बहुत ही अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से टॉगल करना पड़ता है। और ये थोड़ा सा हेक्टिक वाला काम है, तो वी बाइंड हमें क्लास और स्टाइल एट्रीब्यूट्स के लिए बहुत से स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे मेन हेडिंग है बाइंडिंग HTML क्लासेस। स्टार्ट करेंगे हम बाइंडिंग टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो, एक चीज़ दी हुई है, एक डिव है जिसमें क्लास को बाइंड किया गया है। यहाँ पे देखो, एक्टिव नाम की क्लास है जिसको बाइंड कर दिया गया है इस एक्टिव नाम के स्टेट के साथ। यानी कि अगर इस एक्टिव की वैल्यू ट्रू होगी तो एक्टिव नाम की क्लास इस डिव पे लग जाएगी, अदरवाइज वो हट जाएगी। अब इसको करके देखते हैं। इधर आ जाते हैं, काउंटर को ओपन कर लेते हैं। सिंपली हम करेंगे क्या कि एक स्टेट बना लेते हैं इज एक्टिव और इसकी वैल्यू दे देते हैं फॉल्स। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, कोलन क्लास, एक ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लास का नाम दे दो एक्टिव। इसके बाद इसको बाइंड कर दो इज एक्टिव के साथ। आपको जो भी क्लास का नाम देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं मान लो डिफ़ॉल्ट। कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, डॉट डिफ़ॉल्ट पे कुछ हम लोग दे देते हैं कोड। लाइक मैंने दे दिया कलर रेड। इसके बाद इधर आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो, कोई भी आउटपुट में हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इस एक्टिव की वैल्यू फॉल्स है। बट अगर इसी को हम क्या करें, ट्रू कर दें, और अब इधर देखें तो ये देखो, ये फ़र्क देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट नाम की क्लास लगी है। अब देखो, मान लो हो सकता है तुम कहो कि तौसीफ यहाँ पे तो सिंगल वर्ड है, बट हमें मल्टीपल वर्ड्स लिखने होते तब क्या। लाइक मान लो डिफ़ॉल्ट हेडिंग कर दें हम। अब देखो, ये एरर दिखा रहा है, राइट। अब हम इसका क्या करें, तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इसको सिंगल कोट्स में डाल दो और इसी चीज़ को कॉपी कर लेना और नीचे आकर यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब क्या होगा, इज एक्टिव अगर ट्रू होगा तो ये क्लास लगेगी। सो सी, इसको अगर तुम इंस्पेक्ट करोगे तो ये देखो, डिफ़ॉल्ट हेडिंग नाम की क्लास लग गई है। कूल। अब यही सेम चीज़ को तुम टॉगल करना चाहो तो टॉगल कर सकते हो। लाइक इफ दिस डॉट काउंट, हमने कहा अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या करना, इज एक्टिव को फॉल्स कर दो। और सेम चीज़ हम डिक्रीमेंट में कर सकते हैं कि अगर ये लेस देन 0 हो तब क्या करो, इसको ट्रू कर दो।
सी 0 से बड़ा हुआ तो ये क्लास हट जाएगी हमारी। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ये देखो क्लास हट गई। बट जैसे ही हमने 0 से छोटा किया तो ये क्लास लग गई। ठीक है, सी। अगर तुम इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है। और इसी तरीके से आप इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर तुम कोड देखो, ये वाला इतना कोलन क्लास एक्टिव के साथ इज एक्टिव नाम का स्टेट बाइंड कर दिया गया है। और टेक्स्ट डेंजर नाम का एक क्लास है जिसके साथ हैज़ एरर को बाइंड किया गया है। लाइक मान लो अगर यहाँ पर आ जाते हैं हम और दे दें हैज़ एरर कोलन फॉल्स, और इसी को हम बाइंड करना चाहते हैं इधर, तो हमें बस कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखेंगे मान लो बीजी डेंजर, और इसको हमने बाइंड कर दिया हैज़ एरर के साथ। अब हमें क्या करना है, ये जो बीजी डेंजर है ना, इस क्लास को नीचे यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे स्टाइल देना पड़ेगा जिससे हमें फ़र्क समझ में आए। हमने कहा बैकग्राउंड कलर दे दो रॉयल ब्लू। देखो कोई भी अभी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हैज़ एरर की वैल्यू फॉल्स है। बट इसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो ये देखो, इसको तुम टॉगल कर सकते हो, जैसे इज एक्टिव को टॉगल कर रहे हो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हैज एरर इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, और इसी चीज को तुम यहाँ पे ट्रू भी कर सकते हो। सी, तुम इसको इंस्पेक्ट करके प्रॉपरली अगर देखोगे तो क्लासेस को चेंज होते हुए देख सकते हो। उसके अलावा अगर तुम बेसिक क्लास एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हो नॉर्मल वाला बिना किसी व्यू जेएस की बाइंडिंग के, तो उसको भी तुम साथ में कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर हम एंटर करें और लिखें क्लास और इसको दे देते हैं मान लो स्टैटिक, कॉपी किया यहाँ पे डॉट स्टैटिक पे फॉन्ट साइज मान लो दे देते हैं, सेव करके इधर आते हैं, स्टैटिक नाम की क्लास लगी हुई है और इसको तुम अपना टॉगल कर सकते हो। तो तुम दोनों तरीके से क्लासेस को दे सकते हो। ठीक है, बाइंडिंग भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ ऐसे भी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है, याद रखना। जब तुम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे व्यू जेएस की हेल्प से तो तुम इसको बहुत यूज़ करोगे। इसके बाद आते हैं इधर वापस। अब वीडियो को पॉज कर सकते हो और यहाँ तक का आर्टिकल पूरा रीड कर डालना, और इसके अलावा खुद भी प्रैक्टिकल यहाँ तक करके देखो, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, अब देखो द बाउंड ऑब्जेक्ट डजेंट हैव टू बी इनलाइन। अगर मान लो तुम इस तरीके से करना चाहो, जैसे कि देखो ये क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्टिव नाम की क्लास है, टेक्स्ट डेंजर नाम की क्लास है, और इसी में सीधा ट्रू और फॉल्स दे दिया गया है। और तुम चाहते हो कि ये एक्टिव क्लास लग जाए और टेक्स्ट डेंजर लग जाए, तो भी तुम कर सकते हो। जैसे मान लो इसको हमने कॉपी कर लिया और इधर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इज एक्टिव हैज़ एरर यूज़ हो रहा, उसकी जगह पे मान लो ऐसे कर दो तुम, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट हेडिंग दे दो। लाइक ये जो क्लास तुम इधर लिख रहे हो और तुम इसको यहाँ लिखना चाहते हो, तो ये भी एक तरीका है करने का। इसमें सीधा ट्रू और फॉल्स दे दो और यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर की जगह बीजी डेंजर कर दो। अब तुम मान लो इसको यूज़ करना चाहते हो, तो इसे हटाकर सीधा ये लगा दो, तो होगा क्या पता है, इस वाले की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये क्लास लग जाएगी, ये क्लास हट जाएगी। इसको दिखा देते हैं आउटपुट, इधर आ जाते हैं। सी, यहाँ पे इसको अगर तुम देखोगे भी डिफ़ॉल्ट हेडिंग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है। इसको अगर हम फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, देखो कलर हट गया, राइट। अभी इन दोनों स्टेट से कोई भी लेना देना नहीं रह गया है। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे कमेंट कर दो। अब मान लो तुम कहो कि तौसीफ ठीक है, बट मान लो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को टॉगल करना है, इसको ट्रू फॉल्स को चेंज करना है, तब कैसे करें? तो यहाँ पे सेम काम कर सकते हो तुम। दिस डॉट क्लास ऑब्जेक्ट को टारगेट कर लेना। नॉर्मली जब तुम ऑब्जेक्ट को फेच करते हो या ऑब्जेक्ट की किसी की को फेच करते हो तो क्या लिखते हो, ऐसे करके डॉट लगा के काम करते हो, राइट। बट अगर इस तरीके से डैश के फॉर्म में चीज़ें दी हुई है तो तुम एरे का ये ब्लॉक ओपन कर सकते हो और सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हो, की लिख सकते हो और यहाँ पे लिख दो सीधा ट्रू, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको फॉल्स, और सेम इसी तरीके से बीजी डेंजर को भी चाहो तो टारगेट कर सकते हो। तो चलो करके देखते हैं इसको। ये देखो इंक्रीमेंट पे हमने किया इसको ट्रू, तो डिफ़ॉल्ट हेडिंग की वैल्यू जो क्लास थी वो लग गई। डिक्रीमेंट पे 0 से जैसे ही छोटा होगा ये देखो। बट ध्यान देना, ये वाला जो तरीका है ना, इस तरीके से बहुत रेयरली ऐसे काम होता है।
आप मोस्टली इसको यूज़ करोगे ही नहीं, 99% ऑफ द टाइम नहीं यूज़ करोगे। ज़्यादातर इस तरीके से आप यूज़ करोगे जैसे अभी हमने बताया था। अब देखो यहाँ पे इसका जो रेंडरिंग आउटपुट है वो ये भी दिखा रहा है कि देखो एक्टिव क्लास लग जाएगी बिकॉज यहाँ पे ये ट्रू है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के साथ एक एग्जांपल दिया है। सिंस हम लोगों ने कंप्यूटेड नहीं पढ़ा है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसके बाद नया टॉपिक आता है बाइंडिंग टू एरेज। तो इससे पहले वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ तक की सारी चीज़ें जो भी है उसको प्रैक्टिकल कर लो एक बार फिर से। अब कंटिन्यू करते हैं। सी, यहाँ पे आप चाहो तो आप एरे के अंदर भी क्लासेस को पास कर सकते हो। जैसे मान लो देखो इस स्टेट के अंदर इस क्लास का नाम दिया है एक्टिव और एरर क्लास का नाम दिया हुआ है टेक्स्ट डेंजर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ऐसे। मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ अभी के लिए, या हटाते नहीं है, कमेंट कर लेते हैं, मान लो रीयूज़ करना पड़े बाद में। देखो एक स्टेट है जिसमें क्लास लगी हुई है एक्टिव, ठीक है, तो इसको हम एक्टिव हेडिंग कर देते हैं और इसको बीजी डेंजर कर देते हैं। और आपको अगर इसे यहाँ यूज़ करना है तो आप ऐसे एरे का ब्लॉक ओपन करो, एक्टिव क्लास डाल दो और यहाँ पे एरर क्लास डाल दो अगर, तो ये दोनों क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। सी, ओके, ऐसे कमेंट करना होगा बिकॉज अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और बीजी डेंजर नीचे होना चाहिए, बीजी डेंजर है, बट इसमें एक दिक्कत अभी भी आ रही है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे तो इसमें अच्छा एक्टिव हेडिंग भी लगा है, बीजी डेंजर भी लगा है। एक्टिव हेडिंग पर हम लोगों ने कुछ तो अप्लाई किया था। अच्छा नहीं सॉरी, एक्टिव हेडिंग नहीं है, डिफ़ॉल्ट हेडिंग है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट हेडिंग कर देते हैं। सी, अभी ये काम कर रहा है सही से, ठीक है। आप इसको भी चाहो तो टॉगल कर सकते हो, सिंपली दिस डॉट एक्टिव क्लास इक्वल्स टू, अब इसकी जो भी वैल्यू दोगे आप यहाँ पे न्यू डैश क्लास करके तो वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका ये है। कूल, आपको बस अलग अलग तरीके आने चाहिए। इसका देखो यहाँ पे आउटपुट जो रेंडरिंग आउटपुट है वो भी दिखा रहा है। उसके बाद इसके अंदर अगर आप चाहो तो टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना इस एक्टिव को, ट्रू या फॉल्स होने पर हमने कहा कि ऐसे कर लो, इज एक्टिव अगर ट्रू है तो एक काम करना, एक क्लास लगा देना डिफ़ॉल्ट हेडिंग, अदरवाइज क्या लगा देना, बीजी डेंजर, ऐसे करके। तो तुम चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बस ध्यान देना एरे के ब्लॉक में रखना। इसको अगर तुम फॉल्स कर दोगे, ये देखो बीजी डेंजर लग गया इस पे। इसको इंस्पेक्ट करके ऐसे देख लो, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तुम इसको बटन से भी टॉगल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इस एक्टिव की वैल्यू जैसे भी ट्रू फॉल्स होगी तो क्या होगा, इस क्लासेस की वैल्यू को भी चेंज किया जाएगा। सी, मस्त। ऐसे मल्टीपल के साथ आप कर सकते हो, जैसे हैज़ एरर के साथ आप करना चाहो तो आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। एक तरीका ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप इस वाले को आप अपने से ट्राई करना। इसमें ये एक्टिव क्लास लग जाएगी अगर इज एक्टिव ट्रू होगा, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को और एरे को साथ में मिला के यूज़ कर रहे हैं। एरर क्लास नॉर्मली लग जाएगी और एक्टिव क्लास तब लगेगी जब इज एक्टिव की वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो। लाइक यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया एरर क्लास करके, और एरर क्लास की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी, बीजी डेंजर है। इसको अनकॉमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। तो अभी क्या होगा कि एरर क्लास लगी रहेगी। इसको यहाँ से हटा देते हैं मान लो हम। तो अगर तुम इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो देखो बीजी डेंजर लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि कंडीशन सिर्फ इस पे लगा है कि अगर इज एक्टिव ट्रू हो तो डिफॉल्ट हेडिंग लगा देना, अदरवाइज कुछ मत लगाना। और इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसी को अगर ऐसे करें, हम ऑब्जेक्ट में ओपन करना चाहें तो हमने कहा डिफॉल्ट डैश हेडिंग, इसको बाइंड कर दो किसके साथ, इज एक्टिव के साथ, तो ये ऐसे भी काम करेगा। सी, एक कंडीशनली चल रहा है और एक लगा हुआ है ऑल टाइम। ऑब्वियसली ये अगर आपको करना ही है तो आप इसको यहाँ पे सीधा लिख सकते थे इस क्लास का नाम, राइट। तो बस ये अलग अलग तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप यहाँ पे क्लासेस को टॉगल कर सकते हो। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बाइंडिंग। अब हम कुछ चीज़ें और आपको करके दिखाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये अकॉर्डियन था जो हमने बना कर रखा था जिसमें प्लस और माइनस का बटन दिया है, ठीक है, और इस पे क्लिक करने पर क्या होगा, ये कंटेंट शो या हाइड होगा, और हमें ये चीज़ आपको करके दिखानी है अब। सी, हम पहले काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट अकॉर्डियन
फ्रॉम @component/accordion.view और यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे यहाँ पे ओके कुछ आउटपुट काउंटर इज़ नॉट डिफाइंड। काउंटर कहाँ, अच्छा सॉरी इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी ये आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पी टैग है यहाँ पे, ये जो पी टैग है जिसमें क्लास कंटेंट दी है उसको मैंने नीचे यहाँ पे हाइड करके रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी CSS लिखी हुई है बेसिक सी। अब हम चाहते हैं कि इसकी क्लास को टॉगल करना, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, स्क्रिप्ट टैग में आ जाएंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन, हमने कहा डेटा फंक्शन एक जो रिटर्न करेगा क्या, हमारे स्टेट्स को। हमने कहा शो या इस विजिबल नाम का एक स्टेट ले लिया यहाँ पर हमने और इसको कर दिया मान लो फॉल्स और कोलन क्लास लगा दी। हमने कहा शो कंटेंट कर देना और इसको बाइंड कर देना इस विजिबल के साथ। अब ये क्लास लगेगी जब इस विजिबल की वैल्यू ट्रू होगी और इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर हम मेथड्स बना लेते हैं। तो मेथड्स में यहाँ पर हमने कहा टॉगल विजिबल और इसके अंदर हम करेंगे क्या, दिस डॉट इज विजिबल इज इक्वल्स टू नॉट दिस डॉट इज विजिबल, यानी कि इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दे। अब इसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक लगाएंगे हम, इसके बाद इस मेथड का नाम लिख देंगे। अगर आपको कोई वैल्यू मेथड में पास करनी होती है तब आप इस तरीके से फंक्शन कॉल लिखते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये प्लस और माइनस बटन इसके हिसाब से दिखना चाहिए। तो अगर कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पर हम मुस्टैश टैग यूज़ करेंगे, इस विजिबल की वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका मतलब कंटेंट दिख रहा है, और अगर कंटेंट दिख रहा है तो हमें माइनस बटन दिखाना है, अदरवाइज हम क्या दिखाएंगे, प्लस बटन दिखाएंगे। इधर आ जाते हैं, क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस चेंज हो रहा है बट कंटेंट शो हाइड नहीं हो रहा, बिकॉज इस पे शो कंटेंट नाम की क्लास लग रही है, हट भी रही है, बट इसकी CSS कहीं नहीं लिखी, राइट। तो यहाँ पर हम डॉट अकॉर्डियन डॉट शो कंटेंट, हमने कहा डिस्प्ले ब्लॉक कर दो सी, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज एक आपको दिख गया। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक की चीजें खुद से बनाकर अब देखो। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं विद कंपोनेंट्स। When you use class attribute on a component with a single root element, those class will be applied on the component's root element। अगर आप कभी भी क्लास एट्रीब्यूट को एक कंपोनेंट के ऊपर यूज करो, अब यहाँ पे देखो अकॉर्डियन एक कंपोनेंट है, इस पर मान लो अगर हमने क्लास लगाई और इस पे मान लो लिख दिया मैंने तौसीफ, यहाँ पे देखो इसका रूट एलिमेंट ये है, ये डिव इसका रूट है, टेम्पलेट को भूल जाओ, ठीक है। और अगर ये डिव नहीं होती तो ये दोनों रूट एलिमेंट होते हैं, राइट। तो जब सिंगल रूट एलिमेंट है यहाँ पे, तो अभी जो तौसीफ नाम की क्लास हमने लिखी है ना, ये आपको यहाँ पे लगी हुई दिखाई देगी। इसका आउटपुट चेक करते हैं, चलो इंस्पेक्ट किया, देखो तौसीफ अकॉर्डियन, राइट। इधर आ जाओ, क्लास कहाँ पे लगाई है, यहाँ पे लगाई है। ये जो पेरेंट कंपोनेंट है, यानी कि ऐप के अंदर ये कंपोनेंट यूज हो रहा है ना, तो ऐप एक पेरेंट कंपोनेंट बन जाता है और अकॉर्डियन ऐप वाले कंपोनेंट का एक चाइल्ड कंपोनेंट बन गया, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ कॉम्पोनेंट नेम्ड माई कॉम्पोनेंट, जिसमें ये पूरा दिया है कोड और इसमें फू और बार पहले से लगा है, तो अगर आप इस माई कॉम्पोनेंट पे कोई क्लास लगाओगे बास बू, तो देखो इस पे अपेंड कर दिया जाएगा, इस पे, ठीक है। सेम चीज़ क्लास बाइंडिंग के लिए भी होती है, राइट। ये देखो अगर यहाँ पे कोलन क्लास करके लगाओगे, एक्टिव इज एक्टिव की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, तो इसके चाइल्ड कंपोनेंट पे चीज़ें लग जाएंगी। तो अगर मान लो यहाँ पे अकॉर्डियन में डॉट तौसीफ करके कोई क्लास होती और यहाँ पे लिखा गया होता मान लो डिस्प्ले नन, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाइड हो गया, क्योंकि तौसीफ पे क्या लगा है, डिस्प्ले नन लगा है। देखो ये मस्त। इस वाले को अपने से ट्राई करके देखो, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बेसिकली जो भी तुम कंपोनेंट बनाना वहाँ पे करना क्या, लाइक अगर तुम्हें अकॉर्डियन कंपोनेंट चाहिए तो बेसिकली बना लेना, आई थिंक इतना तुम बना सकते हो। वीडियो को पॉज करके देखो, ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये स्टाइल्स तो अपने से लिख ही लोगे, वरना मतलब इतना आगे जेएस पढ़ रहे हो, स्टाइलिंग तो करना आता ही होगा, तो इतना कोड अपने से लिख लेना, थोड़ा बहुत स्टाइल दे देना, ठीक है, फिर ट्राई कर लेना खुद से। और इस वाले कोड को ट्राई करना, ये कोलन क्लास वाले को, पेरेंट कंपोनेंट पे इज एक्टिव नाम का स्टेट बनाना है, जैसे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर डेटा फंक्शन ले लेना,
और यहाँ पे पास कर देना कुछ इस तरीके से। तौसीफ लगेगा तब जब यहाँ पे इज एक्टिव ट्रू होगा, ऐसे करके। तब देखना कि तौसीफ नाम की क्लास लगती है कि नहीं लगती है, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। सो वीडियो को चाहो तो पॉज कर दो और उसके बाद ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी दी है कि अगर मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे तब क्या होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि लाइक मान लो यहाँ पे इसके जैसे अगर दो बना देते हैं हम एक ही में, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है बट हमने बना दिया फिलहाल। सी, तो अभी तौसीफ नाम की क्लास किसी में नहीं लगी है। देखो यहाँ पे तौसीफ क्लास लगी हुई है बट किसी में लग नहीं पा रही। इसका रीज़न बस इतना ही है कि यहाँ पे रूट एलिमेंट एक होना चाहिए। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक रूट एलिमेंट पे लगाना है तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है उसका तरीका। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हो। आप चाइल्ड कंपोनेंट पे चले जाना, यहाँ पे कोलन क्लास करके $ATTRS यानी कि एट्रीब्यूट्स डॉट क्लास लिखोगे जब, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी क्लास के अंदर कोई चीज़ पास की जाएगी तो वो इस वाले जो डिव है इसके साथ लग जाएगी। और अगर इस वाले में भी लगा देंगे तो सेम काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक गायब हो गया क्योंकि एक पे तौसीफ नाम की क्लास लग गई है। और इसको एक बारी के लिए हम हटा भी देते हैं, चलो। और यहाँ वाले पे भी अगर मान लो हम लगा दें ऐसे, सी दोनों पे तौसीफ क्लास लग गई। भले यहाँ पे दो रूट एलिमेंट्स थे बट दोनों पे आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये आए कि तौसीफ इसको यूज़ ही कहाँ करना है, कुछ बताया नहीं क्या हमें। तो अभी देखो इसको इतना ज़्यादा मतलब ऐसे मत सोचो कि कहाँ यूज़ करेंगे। सीख लो कि ये तरीके हैं, बाकी बाद में देखेंगे हम लोग कि कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। अब वीडियो को चाहो तो पॉज कर सकते हो और यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ सकते हो अपने से। इसके बाद बाइंडिंग इन लाइन स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। लाइक सेम इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने क्लासेस को बाइंड किया, हम स्टाइल्स को बाइंड कर सकते हैं। ध्यान देना, इस वाले तरीकों को भी आप जब एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाओगे बहुत रेयरली यूज़ करोगे, बट यहाँ पे अगर दिया गया है तो हमारा काम है पढ़ना, ठीक है। बाइंडिंग टू ऑब्जेक्ट्स है पहला इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिव कलर रेड दिया हुआ है, फॉन्ट साइज 30 दिया है, एक डिव के अंदर लगा दिया गया है। सी कोलन स्टाइल कलर, एक्टिव कलर की जो भी वैल्यू होगी यहाँ लग जाएगी, फॉन्ट साइज में ये हो जाएगा। इस कोड को सेम कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे दिखाते हैं। पेस्ट कर दिया और इसको डिव की जगह कर देते हैं H3 टैग और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। अब हमें चाहिए एक्टिव कलर, यहाँ पे फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो रिटर्न करेगा दो चीज़ें, एक्टिव कलर जिसकी वैल्यू होगी रेड मान लो, यहाँ पे फॉन्ट साइज जिसकी वैल्यू होगी 30 पिक्सल मान लो। सॉरी पिक्सल यहाँ पे लगा हुआ है तो इधर से हम हटा सकते हैं। आप इस तरीके से देखो चीज़ें अपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्लस लगाओगे तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगी। आप इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ से हटा दो इसको और यहाँ पे 30 पिक्सल लिख दो। कूल, इधर आते हैं, ये देखो सी स्टाइल के अंदर कलर रेड, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। और अगर आप इसको चेंज करोगे लाइक फंक्शन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू तो अपने आप आपको चेंजेस दिखेंगे। इसके अलावा इधर आ जाते हैं वापस से ब्लॉग पे अपने। अच्छा एक चीज़ और भी दी हुई है कि इट इज़ ऑफन अ गुड आइडिया टू बाइंड अ स्टाइल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सो दैट टेम्पलेट इज क्लीनर। लाइक इस तरीकों को यूज़ करने के बजाय, यहाँ पे जो तरीका दिया है इसके बजाय आप सीधा ऐसे कर लो कि प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख दो। जैसे वो जो कलर और फॉन्ट साइज यहाँ लिखा जा रहा है ना, इन चीज़ों को आप यहाँ पे कर दो। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे ये देखो, इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पेस्ट किया, स्टाइल ऑब्जेक्ट है, स्टाइल ऑब्जेक्ट में कलर दिया हुआ है मान लो ग्रीन, यहाँ पे लिख देते हैं 63 पिक्सल और सीधा इसी को लगा दो। कलर की ग्रीन आ जाएगा, फॉन्ट साइज 63। सी, अब वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक की चीज़ें फिर से रिट्राई करके आओ। अब यहाँ पे जैसे हम क्लास में बाइंडिंग करते थे सेम इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक बेस स्टाइल दिया है, एक ओवरराइड स्टाइल दिया है। जैसे मान लो इसको बना देते हैं बेस स्टाइल और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब मान लो यहाँ पे मल्टीपल लगाना होता है हमें या इसको ओवरराइड करना है तो हमें एक और ले लेते हैं और न्यू स्टाइल लिख देते हैं इसका नाम। और इसमें जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 23 कर देंगे और कलर कर देंगे, चलो कलर को ग्रीन ही रहने देते हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अपेंड करना है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते आप, कॉमा लगा के एरर दे देगा ये। तो आपको करना क्या है, एरे का ब्लॉक ओपन करना, कॉमा लगाना, न्यू स्टाइल लिख देना।
तो ये वाला स्टेट लग जाएगा। सी, इसको इंस्पेक्ट करोगे, कलर ग्रीन ही है बट फॉन्ट साइज ओवरराइड हो गया। ठीक है, आप इसको अगर उठाकर पहले लिख दो, तब क्या होगा, क्योंकि बाद में बेस स्टाइल लगाया जा रहा है तो ये वाला ओवरराइड कर देगा इस वाले कोड को। तो ये देखो, ये बड़ा वापस दिख रहा है। कूल। इसके अलावा मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ पे इस तरीके से भी वैल्यूज़ दे सकते हो, बट फिर से हम यही कहेंगे कि इस तरीके से काम नहीं होता है, आपको बस यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं काम करने के। तो ये हो गया वी बाइंड यूजिंग क्लास एंड स्टाइल्स। तो यहाँ तक का कोशिश करो, फिर से रीट्राई करो, सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, डॉक्यूमेंटेशन कायदे से पढ़ लेना, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करना। इधर आ जाते हैं वापस से, अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी फंडामेंटल्स। अब ये मोस्टली थ्योरेटिकल सेक्शन है। इस वाले पेज पे आ जाना, रिएक्टिविटी फंडामेंटल्स, और ध्यान देना कि ये कॉम्पोजिशन एपीआई पे सेट ना हो, ऑप्शंस पर सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आपको एक रिएक्टिव स्टेट डिक्लेयर करनी होती है तो आप डेटा फंक्शन को यूज़ करते हो। बेसिकली यहाँ पे देखो बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, मैं आपको मोटा मोटा पहले समझा देता हूँ। सी, डेटा फंक्शन के अंदर आप हमेशा रिएक्टिव कोड को रखते हो। लाइक जैसे यहाँ पे काउंट एक रिएक्टिव स्टेट है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू चाहते हैं कि जब भी चेंज हो तो कोई चीज़ ट्रिगर हो, चाहे वो यूआई पे हो, चाहे कोई फंक्शन कॉल हो, इस तरह की चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो उसको हमें डेटा फंक्शन के अंदर रखना होता है। होता क्या है बिहाइंड द सीन, जब व्यू का ये जो फाइल है, ये सारी फाइल्स हैं, जब ये कंपाइल होते हैं तो एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट कोड जनरेट होता है, जिसमें ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जिन्हें आप स्टेट कहते हो यहाँ पे, तो ये जितने भी स्टेट्स होते हैं ना, इनको कंपोनेंट के इंस्टेंस के साथ, यानी कि वो जो भी जनरेटेड कोड है उसके साथ इस तरीके से बाइंड किया जाता है कि जब भी इनकी वैल्यूज चेंज होती है तो इससे जो भी रिलेटेड या जितनी भी लिंक चीज़ें होती है वहाँ पे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। लाइक यूआई पे ये लिंक है तो यूआई पे डॉम मैनिपुलेशन होगा। अगर मान लो इसमें वॉचर लगा है कि इसकी वैल्यू, मान लो हमने कहा काउंट की वैल्यू 10 से बड़ी हो तो कोई फंक्शन कॉल कर दो, कोई अलर्ट कॉल कर दो, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, जो हम बाद में भी करेंगे। और उसके अलावा जब कंपोनेंट का इंस्टेंस बनता है तो ध्यान देना, इसके अंदर जितने भी आप स्टेट को रखते हो उसे दिस के साथ बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो काउंट लिखा है, तो देखो कंसोल लॉग जब कराया काउंट तो हमने लिखा दिस डॉट काउंट। तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस रेफर करता है इस कंपोनेंट के इंस्टेंस को। तो आपको अगर इसे फेच करना है तो दिस डॉट करके लिखना पड़ेगा। जब आप दिस डॉट लिखते हो तो आप यहाँ की किसी चीज़ को रेफर कर रहे होते हो या फिर आप मेथड्स को रेफर कर रहे होते हो। आप जितने भी मेथड्स आप बनाते हो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट। तो अगर मान लो इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करना है तो आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली मान लो डिक्रीमेंट के अंदर ही हम इंक्रीमेंट को कॉल करते हैं, तो ऐसे नहीं कॉल कर सकते, आपको यहाँ पे दिस डॉट लगाना पड़ेगा। मेथड्स के अंदर जितने भी फंक्शंस आप लिखते हो, ये जितनी भी चीज़ें आप लिखोगे, इन्हें बाइंड कर दिया जाता है दिस के साथ। तो अगर इसको मान लो 2-3 बार ऐसा हम ऐसे कॉल करा दें तो अभी देखो होगा क्या। ओके, ये कंपोनेंट लगाया नहीं हमने, इसको लगा लेते हैं जल्दी से। जैसे ही डिक्रीज पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो इसने किया क्या, 3 बार इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया। तो अगर आपको फंक्शन के अंदर कहीं पे भी इसको दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो आपको दिस डॉट करके लिखना पड़ता है, क्योंकि जितने भी मेथड्स होते हैं और जितने भी स्टेट्स होते हैं वो दिस के साथ बाइंड कर दिए जाते हैं। कूल, आप इसको एक बार ही रीड कर लेना। उसके अलावा ये माउंटेड क्या है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब आने वाली वीडियोज़ में। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जितने भी डेटा के अंदर स्टेट्स होते हैं उनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, या फिर नल या अनडिफाइंड होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि Vue.js डॉलर सिंबल को यूज़ करता है अपने ओन एपीआईज़ को बिल्ड करने के लिए, और उसके अलावा बहुत सी जगहों पर ये डॉलर वाला प्रीफिक्स यूज़ करता है इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। लाइक ये डॉलर का एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था क्लास और स्टाइल बाइंडिंग के अंदर। लाइक यहाँ पे $ATTRS था, $ATTRS। तो ये इसकी इंटरनल एपीआई का कोड था, इसलिए इसका नाम डॉलर से स्टार्ट हुआ है। सो आप कोशिश करना कि डॉलर से किसी भी स्टेट का नाम या मेथड का नाम या अंडरस्कोर से मत स्टार्ट करना, और यूजुअली कोई भी नहीं करता ये चीज़। तो इसको चाहो तो वीडियो पॉज करो और पढ़ लो एक बारी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दिस कीवर्ड के बारे में, हमें समझ में आ गया कि दिस कीवर्ड के साथ जितने भी स्टेट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो बाइंड हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं मेथड्स के बारे में। तो देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आओगे, मेथड्स के बारे में दिया है। सी, मेथड्स का एक ऑप्शन मिलता है आपको। तो ये जो मेथड्स का ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो, इसके अंदर सारे चीज़ें लिखते हो, तो इसे मेथड्स ऑप्शन कहा जाता है। इसके अंदर आप सारे फंक्शंस को रखते हो और इसके अंदर आप स्टेट्स को भी एक्सेस कर सकते हो।
इसमें इसके अलावा बताने की कोई भी चीज़ नहीं है। ये देखो माउंटेड फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, माउंटेड जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर देगा। माउंटेड बेसिकली क्या होता है उसका एक बेसिक सा आइडिया दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार इसको देख लेते हैं। माउंटेड फंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे ही ये कंपोनेंट यहाँ पे यूआई पे दिखेगा, ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें होती है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, जैसे जैसे आप पेजेस को चेंज करते हो, जैसे साइड बार है, अभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा, जैसे ये अनमाउंट हो गया, ये माउंट हो गया, ठीक है, माउंट मतलब लगना, तो यहाँ पे ये लग गया। तो उसी तरीके से काउंटर जैसे ही माउंट होगा तो हम चाहते हैं दिस डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, और इसको 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप कॉल कराना चाहो कॉल करा सकते हो। जितनी बार भी आप रिफ्रेश करोगे आपका हो क्या रहा है, ये माउंटेड फंक्शन कॉल हो रहा है जिसकी वजह से ये 8 हो जा रहा। इसको आप कम करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आप रिफ्रेश करोगे सिंस ये माउंट हो रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कूल। माउंट के बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे एरो फंक्शन क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर आप दिस को एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो दिस कीवर्ड होता है बेसिकली, ठीक है, तो इसको आप एरो फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसको हम एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। इंक्रीज पे क्लिक किया, कंसोल पे एरर आ रही है, ये देखो कैन नॉट रीड अनडिफाइंड काउंट। ये काउंट को रीड नहीं कर पा रहा कि काउंट नाम का कुछ वेरिएबल है, ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज़ नहीं किया जाता, आपको इस तरीके से प्लेन फंक्शंस बनाने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया मेथड्स और एरो फंक्शन के बारे में। अब पढ़ते हैं डीप रिएक्टिविटी के बारे में। सो डीप रिएक्टिविटी बेसिकली कहता क्या है कि अगर आपके पास मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है या एरे है, तो ये मत सोचना कि इसके साथ रिएक्टिविटी नहीं काम करेगी, लाइक इसकी वैल्यू चेंज होने पर यूआई पे कोई अपडेट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, होगा। लाइक आपको हम दिखाते हैं अभी, इसको हटा दो, अकॉर्डियन हटा देते हैं, वैसे हमें मॉडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको हटाकर ये रख दिया। सिंपली अब की हम करते क्या है कि H3 टैग के अंदर ओबीजे, मुस्टैच टैग के अंदर हमने ओबीजे रख दिया डॉट नेस्टेड, ठीक है, और इसी तरीके से डॉट ARR। अब इधर आ जाते हैं, देखो ये दिख रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में एकदम। और मान लो हम चाहते हैं कि इस पे लाइक ये फंक्शन कॉल होने पर ये काम हो, लाइक काउंट की वैल्यू बढ़ जाए और इसके अंदर एक एरे के अंदर एक वैल्यू पुश हो जाए बाज। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली, ओके मेथड्स बना लेते हैं और इसको कॉल कराते हैं। इसको यहाँ पर हम करेंगे क्या, कॉल कराने के लिए सीधा H3 पे ही @ क्लिक लगा देते हैं और म्यूटेट डीपली को कॉल कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करो, ये देखो जितनी बार भी हम क्लिक कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू बढ़ रही है और हर बार ये अपेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिएक्टिव है, ध्यान देना। तो ये होता है डीप रिएक्टिविटी, कि सिर्फ नॉर्मल आपको एक ऐसा स्टेट नहीं लेना है जिसकी सिंगल वैल्यू हो, लाइक स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, ऐसा नहीं है। आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रख लो, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करता है मस्त। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना और वीडियो को पॉज करके इसका प्रैक्टिकल कर लो। देन आता है हमारा रिएक्टिव प्रॉक्सी वर्सेस ओरिजिनल। अब इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी के लिए ना जावास्क्रिप्ट का एक प्रॉक्सीज का कंसेप्ट होता है, वो यूज़ किया जाता है। डेटा इज मेड रिएक्टिव बाय लेवरेजिंग जावास्क्रिप्ट प्रॉक्सीज। अगर आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसमें आपने प्रॉक्सीज के बारे में पढ़ा होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जहाँ तक मुझे लगता है वो प्रॉक्सीज के बारे में नहीं जानते होंगे। तो प्रॉक्सी अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको समझाने में टाइम लगेगा काफ़ी, और एज अ बिगिनर मुझे नहीं लगता है कि इतना इंटरनल आपको जानने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर से आप समझ लो कि प्रॉक्सीज ऑब्जेक्ट के तरीके होते हैं, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इसका एग्जांपल देख लो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो सम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जितने भी रिएक्टिव चीज़ें होती हैं वो प्रॉक्सीज से बनती हैं। तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सी है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर तुमने ऐसे लिख दिया कि सम ऑब्जेक्ट, ये ऊपर वाले स्टेट में ये नीचे वाला न्यू ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, ठीक है, तो सिंस इन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है तो इन दोनों के अंदर, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर क्या जाना चाहिए, इसका रेफरेंस जाना चाहिए, राइट। ये मेमोरी में कहीं पे होगा और इसका रेफरेंस इन दोनों में स्टोर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। जब आप इसकी इक्वालिटी ऐसे चेक करोगे ना
न्यू ऑब्जेक्ट क्या इक्वल है सम ऑब्जेक्ट के, तो ये फॉल्स दिखाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रेफरेंस अलग है, इसका रेफरेंस अलग है, ये अपना अलग बना हुआ है, ये अपना अलग बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस का कंपैरिजन नहीं हो रहा। आपने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस अगर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर दो, बहुत ज़रूरी नहीं है अभी के लिए समझना। बस इतना समझ लेना है कि रिएक्टिव स्टेट्स के लिए प्रॉक्सीज यूज़ होता है, और जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ना या उसके और डिटेल कंसेप्ट पढ़ना तो प्रॉक्सीज के बारे में ज़रूर से पढ़ना, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। और जितनी भी ये स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज होती हैं, रिएक्टिविटी के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, चाहे व्यू में हो या रिएक्ट में हो, वो यहाँ पे बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं। इधर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी। इसके अंदर एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जैसे अगर आप आओगे डॉम अपडेट टाइमिंग और स्टेटफुल फंक्शन, ये दो चीज़ों को अभी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। स्पेशली स्टेटफुल मेथड्स को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हम डॉम अपडेट टाइमिंग की, तो इसको मोटा मोटा हम बस समझा देते हैं ऊपर से, इसको आप अभी यूज़ नहीं करोगे, ये रेयरली आप बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी यूज़ करोगे तो करोगे। सी इसमें होता क्या है कि जब भी आप व्यू जेएस में कोई भी चेंजेस करते हो, लाइक यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये चीज़ें सिंक्रोनसली नहीं चलती। एक मेथड के अंदर यहाँ पे जितने भी आप कोड लिखते हो ना, वो सिंक्रोनसली नहीं चलता कि आप सोचो कि पहले ये होगा फिर डॉम मैनिपुलेट होगा फिर उसके बाद नीचे का इसके जो कोड लिखेंगे वो होगा, तो इस तरीके से नहीं होता। व्यू जेएस इन सारी चीज़ों को बफर करता है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं दिस डॉट काउंट की वैल्यू बढ़ जाए, डॉम में अपडेशन हो जाए, यूआई पे अपडेट हो जाए, उसके बाद कोई स्पेसिफिक एक्शन कॉल हो, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिक फंक्शन एक ग्लोबल एपीआई है जो व्यू देता है आपको। आप कर क्या सकते हो, एक मेथड को एसिंक्रोनस बना सकते हो और अवेट लगा सकते हो नेक्स्ट टिक। इसके ऊपर की चीज़ों में जब तक डॉम मैनिपुलेशन नहीं हो जाता तब तक इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मोटा मोटा यही मतलब है। अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बाद में कवर अप हो जाएगा ये। तो इस सेशन को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर अप करेंगे। एंड उसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।